गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में आपने देखा जनसंख्या घनत्व 5 प्रकार के घनत्वों के बारे में, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, जनसंख्या घनत्व के आधार पर संपूर्ण विश्व का वितरण। उम्मीद है जो टॉपिक आपको वीडियो के माध्यम से हो रहे हैं आप ठीक प्रकार से इनको समझ रहे होंगे। दूसरा, जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे, आपके आसपास में जो बच्चे हैं, आपके क्लासमेट हैं, उनको फोन के माध्यम से या जो मिले तब जैसी भी स्थिति बने, मुख्यतः आप उनको वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि अपना सिलेबस है वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और जहां तक संभव है ज्योग्राफी के अंतर्गत लगभग 10-12 वीडियो के बाद में आपकी एक बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो मुख्यतः आप थोड़ा ध्यान दें और उन बच्चों को उसकी भी कहें। आज अपने तीसरे लेसन का अंतिम बिंदु आता है जनसंख्या वृद्धि के बारे में। देखिए, मुख्यतः बिंदु बिल्कुल छोटा सा है, सामान्य सा बिंदु है जनसंख्या वृद्धि। सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा के बारे में। किसे कहें, ध्यान दीजिएगा, किसी भौगोलिक प्रदेश में, परिभाषा ठीक प्रकार सुनिए, किसी भौगोलिक प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाला परिवर्तन, वह परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। परिभाषा फिर से सुने, किसे कहेंगे जनसंख्या वृद्धि? किसी भौगोलिक प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाला परिवर्तन, वह परिवर्तन क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि। दूसरा, दो समय बिंदुओं के अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। दूसरा, दो समय बिंदुओं के अंतराल में, उदाहरण के लिए वर्ष 2001 और 2011, दो समय बिंदु हो गए और इनका अंतराल कितने वर्ष हो गया? 10 वर्ष। जनगणना कितने वर्षों से होती है? 10 वर्ष से। दो समय बिंदुओं के अंतराल में जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। आज तक आपने ये माना होगा कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब ये है कि भाई जनसंख्या 10 वर्ष पहले 1 लाख थी और अब कितनी हो गई? 1.5 लाख हो गई, ये जनसंख्या वृद्धि है। गलत। जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार की होती है। 1 लाख से जब जनसंख्या 75,000 हो गई ना, वो भी जनसंख्या वृद्धि है। बढ़ना ही जनसंख्या वृद्धि नहीं होता। जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार की होती है। एक तो होती है धनात्मक वृद्धि और एक होती है ऋणात्मक वृद्धि। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और एक ऋणात्मक वृद्धि। मुख्यतः जब जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, जनसंख्या जैसे 1 लाख से 1.5 लाख, 10,000 से 15,000, 20,000 से 30,000, जब जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है वो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि है, और जब कमी होती है तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। मुख्यतः जिस देश में कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या का मतलब आप समझे 15 से लेकर के लगभग 59 वर्ष, ये जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या का अनुपात जहां पर अधिक होता है, मुख्यतः उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, वह जनसंख्या वृद्धि दर भी कैसा पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। फिर से देख लो, जनसंख्या वृद्धि किसे कहें? परिभाषा, किसी भौगोलिक प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाला परिवर्तन, वह परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। या दो समय बिंदुओं के अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, वह परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि से मतलब जनसंख्या का बढ़ना नहीं होता,
अपितु जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। 2 प्रकार कौन कौन से? धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक वृद्धि का मतलब होता है जनसंख्या में बढ़ोतरी होना, और ऋणात्मक का मतलब होता है कमी होना। ये धनात्मक और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। जब जिस देश के अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है, उस देश के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि दर भी अधिक होती है। अब एक सामान्य सा बिंदु है जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक। जनसंख्या वृद्धि के कारक कौन कौन से हैं? देखिए, मुख्यतः विश्व के सभी देशों के अंतर्गत जिस प्रकार जनसंख्या घनत्व में असमानता पाई जाती है, जिस प्रकार जनसंख्या वितरण में असमानता पाई जाती है, उसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि दर में भी क्या पाई जाती है? असमानता पाई जाती है। क्यों? उन कारकों के अंतर्गत देखो, सामान्य कारक जो 6वीं 7वीं क्लास के अंतर्गत आप पढ़ते आए हैं, निर्धनता, अशिक्षा, इन कारकों से हट करके अपने महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं जनसंख्या वृद्धि के? जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में गिरावट, प्रवास, सबसे महत्वपूर्ण कारक है 3। इन्हें जनसंख्या परिवर्तन के महत्वपूर्ण घटक भी कहा जाता है कि इन 3 कारणों से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। इसके अलावा और भी है, औद्योगिक विकास की स्थिति है, खाद्यान्न आपूर्ति है, शांति सुरक्षा व्यवस्था है, और भी ऐसे कारक हैं, लेकिन ये 3 कारक महत्वपूर्ण है। जन्म दर किसे कहें? क्या होता है जन्म दर? जन्म दर का मतलब होता है किसी प्रदेश के अंतर्गत 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वालों की संख्या, जन्म दर किसे कहेंगे? 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, वो क्या कहलाएगी? जन्म दर। यदि संख्या अधिक है, प्रति 1000 लोगों के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या अधिक है, तो वो जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण कारक है। मृत्यु दर में गिरावट, उत्तम चिकित्सा सुविधा वर्तमान के अंतर्गत अपने भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के अंतर्गत विद्यमान है। मृत्यु दर में कमी होगी तो भी जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। एक प्रवास, मृत्यु दर किसे कहते हैं? मृत्यु दर का मतलब होता है प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या, वो कहलाता है मृत्यु दर। एक होता है प्रवास, स्थानांतरण, गमनागमन की प्रक्रिया, किसे कहें? होता क्या है? देखिए, प्रवास के अंतर्गत क्या होता है? एक व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़कर के किसी दूसरे स्थान पर निवास करता है, वो मुख्यतः क्या है? वो मुख्यतः प्रवास की स्थिति होती है। तो आजकल रोजगार के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं, वह जनसंख्या वृद्धि का प्रधान कारण है। तो ये 3 कारक तो हो गए महत्वपूर्ण कारक, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये 3 कारक महत्वपूर्ण कारक हो गए। इनके अलावा औद्योगिक विकास की स्थिति, जैसे जैसे उद्योग धंधे बढ़े हैं, जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ है, वैसे वैसे उद्योग लोगों के आकर्षण और रोजगार का प्रमुख केंद्र रहा है। औद्योगिक नगरी जैसे मुंबई, औद्योगिक नगरी के अंतर्गत जनसंख्या का अपने आप आकर्षण होता रहता है, क्योंकि औद्योगिक नगरी अपने आप में विकसित तो होती है, साथ ही वह लोगों को रोजगार प्रदान करती है, जनसंख्या का आकर्षण उस ओर अधिक हो जाता है। खाद्यान्न आपूर्ति, जिन क्षेत्रों के अंतर्गत उपजाऊ मृदा का विस्तार है, खाद्यान्न का अभाव नहीं है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत भी जनसंख्या का नियोजन है। जनसंख्या शांति व सुरक्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत भी सर्वाधिक निवास करती है, जहां पर किसी प्रकार का कोई भय, किसी प्रकार की अशांति की कोई संभावना नहीं रहती, उस क्षेत्र के अंतर्गत भी जनसंख्या का जो जमाव है, वह जनसंख्या का जमाव बहुत अधिक रहता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि ये सभी कारक जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं।
तो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कौन से कारक हो गए? जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में गिरावट, प्रवास, औद्योगिक विकास, खाद्यान्न आपूर्ति, शांति और सुरक्षा। ये तो हो गए महत्वपूर्ण कारक। कई बार प्रश्न क्या पूछता है, जनसंख्या परिवर्तन के महत्वपूर्ण घटक। प्रश्न आ जाए जनसंख्या परिवर्तन के महत्वपूर्ण घटक लिखिए। तो जनसंख्या परिवर्तन के महत्वपूर्ण घटक कितने हो गए? 3 महत्वपूर्ण घटक है। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जनसंख्या चाहे बढ़ो चाहे जनसंख्या कम हो, दोनों के अंतर्गत इन 3 कारकों का प्रभाव जरूर होता है। जन्म दर अधिक है तो जनसंख्या बढ़ेगी, जन्म दर कम है तो घटेगी। मृत्यु दर अधिक है तो जनसंख्या कम होगी, और मृत्यु दर अधिक कम है तो जनसंख्या बढ़ेगी, और बहुत अधिक है तो जनसंख्या कम होगी, घटेगी। प्रवास की अधिकता है तो जनसंख्या स्थानांतरण होगा, जनसंख्या वृद्धि होगी, और प्रवास की न्यूनता है तो जनसंख्या वृद्धि कम होगी। यानी ये कारक है वो जनसंख्या परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारकों के अंतर्गत है। ये कारक सबसे महत्वपूर्ण है। कोई दिक्कत? अब देखते हैं अपन आगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट है जनसंख्या चक्र, जिसे कहा जाता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत या जनसंख्या चक्र क्या है कि इसके अंतर्गत जनसंख्या की विशेषताओं का यानी जनसंख्या का समग्र अध्ययन किया जाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1929 में हुआ था। कब हुआ? वर्ष 1929 में। किसने किया? एक जनसंख्या भूगोलवेता थे वॉरेन थॉमसन ने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में जनसंख्या की दो विशेषता कौन कौन सी? जन्म दर और दूसरी विशेषता मृत्यु दर को सम्मिलित किया गया। दो विशेषताएं इसमें ली गई। फिर से देख लो, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? देखिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत वह सिद्धांत जिसमें जनसंख्या की विशेषता या जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? वर्ष 1929 में। किसने किया? वॉरेन थॉमसन ने किया। मुख्यतः जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की दो विशेषताओं का अध्ययन है। दो विशेषता कौन कौन सी? जन्म दर और मृत्यु दर। यानी जनसंख्या चक्र यानी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो महत्वपूर्ण आधार है वह महत्वपूर्ण आधार क्या है? जन्म दर व मृत्यु दर। मुख्यतः जनांकीय सिद्धांत या जनसंख्या संक्रमण की सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं। 5 अवस्था में प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, पंचम अवस्था। प्रथम अवस्था क्या है? देखो, वह अवस्था
जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या रहते हैं, उच्च। द्वितीय अवस्था उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, लेकिन यहाँ पर मृत्यु दर कुछ गिरती हुई। तृतीय अवस्था उच्च जन्म दर, मध्यम मृत्यु दर। चतुर्थ अवस्था मध्यम जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। और पंचम अवस्था निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ध्यान दीजिए 5 अवस्थाएं हैं। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी? मुख्यतः जनांगीय संक्रमण सिद्धांत में मोरेन थॉमसन ने जब 1929 में अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया तो 5 अवस्थाएं बताई, प्रथम से पंचम अवस्था तक। ठीक प्रकार समझिए, 2 विशेषताएं जन्म दर और मृत्यु दर प्रत्येक सिद्धांत में, प्रत्येक अवस्था में आपको दिख रहा होगा जन्म दर और मृत्यु दर। प्रथम अवस्था में बताया भाई जनसंख्या किस प्रकार बढ़ी कि प्रारंभिक अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर की उच्चता थी। जन्म दर की उच्चता होती है किसके अभाव में? शिक्षा के अभाव में। और मृत्यु दर की उच्चता होती है किसके अभाव में? चिकित्सा के अभाव में। यानी प्रारंभ में ऐसी स्थिति थी। द्वितीय अवस्था उच्च जन्म दर में उच्च मृत्यु दर कुछ गिरती हुई। अब द्वितीय अवस्था के अंतर्गत शिक्षा का विकास नहीं हुआ, इसलिए जन्म दर की उच्चता थी। चिकित्सा सुविधा का विकास हुआ, इसलिए मृत्यु दर में थोड़ी गिरावट आई, यानी जनसंख्या बढ़ने लगी। तृतीय अवस्था उच्च जन्म दर, मध्यम मृत्यु दर। जन्म दर की उच्चता रही, चिकित्सा का और विकास हुआ, मृत्यु दर कम हुई, यानी जनसंख्या बढ़ती रही। जब मृत्यु दर कम होगी और जन्म दर उच्च रहेगी तो वो जनसंख्या बढ़ेगी। चतुर्थ अवस्था मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। जन्म दर था वो मध्यम रहा, मृत्यु दर निम्न हुआ। और पंचम अवस्था निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। इस प्रकार 5 अवस्था। ये टॉपिक आपको क्लास में 1-2 बार बताया हुआ है, ये आपको ठीक प्रकार से याद करना है। वह प्रथम अवस्था से लेकर पंचम अवस्था तक जन्म दर व मृत्यु दर की स्थिति कैसी है। प्रथम अवस्था को क्या कहा जाता है? उच्च अचल अवस्था। उच्च अचल अवस्था क्या है कि वह अवस्था जिसमें दोनों की उच्चता बनी रहे। दोनों की उच्चता, जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बताओ। यह आपका लेसन कंप्लीट। आगे देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें हो रहे हैं। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या और संपूर्ण विश्व का जो क्षेत्रफल है, यहाँ का पारस्परिक अनुपात देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व कितना आता है? ध्यान रहे, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का औसत घनत्व आता है कितना? 44 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि वर्तमान में 2015 के आंकड़ों के अनुसार कितना हो गया? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान में रहेगा, संपूर्ण विश्व का औसत घनत्व कितना है? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर है जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं, जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं वो कितने कालक्रम में विभाजित है? जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति कितने कालक्रम में विभाजित है? तो 4 कालक्रम है उसके। प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। कितने काल हो गए? 4। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां कितनी हो गई? 4 प्रवृत्तियां। यह आपका तीसरा लेसन कंप्लीट, जनसंख्या वितरण, घनत्व व वृद्धि के बारे में। कोई दिक्कत? कल से अपन देखेंगे मुख्यतः चौथा लेसन देखेंगे अपन कल, विश्व जनसंख्या संरचना के बारे में, जो कि छोटा सा लेसन है, शायद 1 या 2 वीडियो में अपना कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बताइएगा। मुख्यतः जो नोट्स हैं जिसके पास लिखे हुए नहीं है वो लिखें, और वैसे नोट्स यहाँ तक आपके लिखे हुए हैं। 5 लेसन तो क्लास में लिखवा दिए थे, बाकी आपको PDF फाइल बना करके नोट्स भेज दिए गए थे एक बुक के तो सारे
फिर भी कोई एक आध बाकी है तो बिल्कुल भेज दिए जाएंगे। ये आप साथ साथ याद भी करते रहें। ठीक है, शेष कल। धन्यवाद।